आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर है धातु अधातु। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छा से डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ याद करते भी जाएंगे और कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, लगभग 20-25 मिनट का हो और इसको बार बार 2-3 बार देखेगा, याद हो जाएगा। और इसके बाद 2-3 बार देखने के बाद खुद से पीवीडी से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो खुद से क्या करना है, तुम लोगों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। पीवीडी से क्या करना है, अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसको 2-3 बार रिवाइज करने के बाद दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाएगा, तो ज़्यादा याद करने में प्रेशर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, धातु अधातु का ऑब्जेक्टिव। चलो देखो, सबसे पहला है कौन सा अधातु कमरे के तापीय द्रव अवस्था में होता है। कौन सा अधातु कमरे के तापीय द्रव अवस्था में होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पे कौन अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब देखो, अधातु का बात बोलेगा तो ब्रोमीन याद रखना। क्या याद रखना? ब्रोमीन। तो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। ठीक, अगर क्वेश्चन को हल्का चेंज करेगा, कौन सा धातु है, क्या बोलेगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, तो अब हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा, जिसका संकेत Hg होता है और ब्रोमीन का संकेत Br होता है। समझ में आ गया? अब आगे आते हैं, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। अब देखो, ये है ऑप्शन नंबर बी, 2:1। कैसे? अब देखो यहाँ पे, तो जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। इसमें क्या, 2 क्या हाइड्रोजन है, 1 क्या कार्बन है, तो उसी का ना पूछा है हमको परमाणु संख्या का अनुपात। तो इसमें कितना है? 2 हाइड्रोजन है, 1 क्या ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है, 1 क्या ऑक्सीजन है, तो इसका अनुपात क्या है? 2:1। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखो, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज के बारे में हम बहुत अच्छा से बताए थे कि अम्लराज क्या है। तो देखो, HCl और HNO3 का जो जब मिश्रण को हम तैयार करेंगे तब अम्लराज का निर्माण होता है। तो अम्लराज का मेन काम क्या है? सोना घुलाना। किसको घुलाना? सोना का। सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? AU। क्या होता है? AU। तो धातु जो अम्लराज में घुलता है, तो कौन सा धातु अम्लराज में घुलेगा? सोना। जिंक प्लेट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क? देखो, जिंक प्लेट नाम में ही जिंक है तो संकेत याद रहेगा Zn। क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का आया था? क्यूप्राइट नाम से पता चला, क्यूप्राइट कॉपर, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्यूप्राइट नाम से ही पता चल रहा है कॉपर। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? इसको अच्छा से याद करना है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। तो ओजोन के बारे में पता है, जो हम लोगों को पराबैंगनी किरण से बचाता है। जो हम लोग किस किरण से बचाता है? पराबैंगनी किरण से। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा हम लोगों का पृथ्वी पे, हम लोग का पृथ्वी का वायुमंडल में क्या है? एक ओजोन परत है, जो हम लोगों को सूर्य से आने वाली हार्मफुल जो किरण है, जो हम लोगों को क्षति पहुंचा सकता है, उसको रोकता है, उसको छानने का काम करता है ओजोन। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? किरोसिन में डुबा के किसको रखा जाता है? तो सोडियम को। किरोसिन में डुबा के किसको रखा जाता है? सोडियम को। अब देखो, सोडियम किरोसिन में डुबा के क्यों रखा जाता है, पानी में क्यों नहीं रखा जाता? इसीलिए क्योंकि सोडियम इतना अधिक अभिक्रिया करता है। अगर इसको हम पानी में रख देंगे तो पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है। पानी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, H2O ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर इसको हम पानी में रखेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन से भी आकर के जल जाएगा। ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या होगा? जल जाएगा। और इसको हवा में छोड़ेंगे तो हवा में तो ऐसे ऑक्सीजन है, वो तो ऐसे जल जाएगा। तो इसीलिए जो किरोसिन में रखा जाता है कि बेचारा को ऑक्सीजन नहीं मिले। ठीक, आगे आते हैं। पीतल है। पीतल है तो पीतल क्या है? तो पीतल तुम लोग जानता है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? इसको अच्छा, सोना मतलब AU। AU का परमाणु संख्या 79। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टीन का मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा। तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा। तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है?
उत्कृष्ट तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, उत्कृष्ट तत्व निम्नलिखित में से आर्गन। उत्कृष्ट तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? आर्गन। ठीक, तो उत्कृष्ट मतलब देखो, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उसमें जो 18वां ग्रुप था, ठीक, तो उत्कृष्ट है, जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहता है, तो उसी में से कौन है? उत्कृष्ट तत्व आर्गन है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु। तो टोटल कितना उपधातु को हम लोग याद किए थे? 7। टोटल कितना उपधातु हम लोग का पीरियोडिक टेबल में? 7, जिसमें से क्या है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलेनियम है। टेल्यूरियम है और पोलेनियम है। समझ गया? अब देखो नेक्स्ट, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धन आयन बनाता है। तो धन आयन कौन बनाता है? बहुत अच्छा जानता है। धातु क्या बनाता है? धन आयन बनाता है। चलो आगे आते हैं। आभूषण बनने वाला सोना क्या होता है? अब हम बताए थे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अब 24 कैरेट का सोना थोड़ा लचीला होता है, तो इसीलिए क्या, जो हम लोग गहना बनाता है, जो नाक कान में जो बनाया जाता है, तो वो कितना कैरेट का होता है हम लोगों का? 22 कैरेट का। कितना कैरेट का? 22 कैरेट का। जस्ता अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन है? देखो नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है, जिंक ब्लेड। जस्ता को जिंक बोलते हैं ना, तो जस्ता किसका अयस्क है? जिंक का। जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा निकेल और क्रोमियम होता है। क्या होता है? निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा क्या होता है? निकेल और क्रोमियम। तो देखो स्टील का बर्तन जो होता है हम लोगों में, ठीक, तो घर में जो स्टील का जो बर्तन उसमें निकेल और क्रोमियम पाया जाता है। तो देखो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? Na18। ठीक, तो Na18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो देखो सिंपल सा बात, एक बात याद रखना है कि जब भी कोई, जिंक एक धातु है, जिंक क्या है? एक धातु, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या? एक अम्ल है। जब धातु और अम्ल में अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों का हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। तो याद रखना, जब धातु और अम्ल में अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। अब देखो नेक्स्ट, ठीक, अब देखो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? देखो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? तो देखो सबसे भारी धातु यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आयरन। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन के हिसाब से आयरन। ठीक, तो लेकिन देखो सबसे हल्का बोलेगा तो क्या क्या करेगा तुम? सबसे हल्का है लिथियम। सबसे हल्का क्या है? लिथियम। तो ऐसे अगर इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से नहीं, अगर इस तरह से पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन है, तो ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। और सबसे हल्का कौन है? लिथियम। ठीक, तो लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको भारी किसको मानना पड़ेगा? आयरन को मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? आयरन को। समझ में आया? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? Fe। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? Fe। अब देखो यहाँ पे हम तुम लोगों को जो था एक क्रियाशील श्रेणी याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे? क्रियाशील श्रेणी। ठीक, जिसमें से कौन सा धातु, ठीक, अधिक किसके मुकाबले क्रियाशील है? कौन सा धातु कितना क्रियाशील है, ये सब हम अच्छा से तुम लोगों को बताए थे। तो तुम लोगों को याद होगा। ठीक, अगर याद नहीं है तो उसको एक बार अच्छा से पढ़ लेना। ठीक, ताकि तुमको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा धातु ज़्यादा क्रियाशील है कौन सा धातु से। समझ में आया बात? अब देखो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम क्रियाशील धातु हो जाएगा तुम्हारा लोहा। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा तुम्हारा? लोहा। अब देखो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे कम
कौन किस तरह से क्रियाशील है। देखो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर लोहा, फिर क्या आता है, लोहा। तो याद रखना, देखो इतना सा बात याद रखना, लोहा जो है एल्युमिनियम और जिंक, और ठीक लोहा जो है एल्युमिनियम और जिंक के बाद आता है, लोहा के एल्युमिनियम और जिंक के बाद आता है, समझ में आया बात। एल्युमिनियम जिंक है, ठीक, Mg तो इससे भी ज़्यादा क्रियाशील है, समझ में आया बात। तो सबसे अच्छा बात ये हुआ क्रियाशील जो श्रेणी जो हम लिखे थे कि कौन सा धातु किस तरह से क्रियाशील है, तो उसको अच्छा से एक बार याद कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। याद करना जरूरी है, ठीक, कोई ठीक ऑप्शन चेंज करके दे देगा, तो इसलिए याद रखना जरूरी है, उसको याद जरूर कर लेना। हम देखो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, बताओ कौन सा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, सोडियम को किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को किससे काट सकते हैं, हम लोग चाकू से काट सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने पानी को दुधिया कर देता है। देखो CO2 जो चूने पानी को क्या कर देता है, दुधिया। CO2 जो क्या चूने पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। लोहे में फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, देखो लोहे का जो फ्राइंग पैन है, तो देखो एक जो है नॉन स्टिक बर्तन होता है, ठीक, तो उसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का। किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का। अब देखो नेक्स्ट, देखो खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। जिंक के बजाय किसका लेप लगाया जाता है, टीन का। देखो जिंक जो है टीन से अधिक क्रियाशील है, जिंक जो है टीन से क्या अधिक क्रियाशील है, इसीलिए हम टीन को लगाते हैं। क्या टीन थोड़ा सा कम भी क्रियाशील होता है। देखो जितना भी तुम लोग खाने वाला चीज़ देखता होगा टीना का डब्बा पे होता है। किसके डब्बा पे, टीना का डब्बा पे। गौर करता होगा जब भी कोई सामान, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, दूध जो पाउडर वाला दूध आता है, जो अमूल का जो दूध आता है, वो टीना का डब्बा में होता है। ध्यान में होगा तुम लोगों को, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ याद करेगा तो कि बहुत सारा डब्बा जो है खाने वाला चीज़ टीना का डब्बा है, इसलिए टीना का डब्बा को यूज किया जाता है क्योंकि वह कम क्रियाशील है। समझ में आया बात। देखो क्रायोलाइट, क्या क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखो जितना भी धातु है और जितना भी अयस्क है उसको हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं, ठीक, धातु और अयस्क को अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए जितना भी धातु और उसका अयस्क उसको याद करना जरूरी है। अभी स्पेशल यहाँ पे अवेलेबल क्रायोलाइट आएगा, तुमको इसी को याद नहीं करना, जितना भी धातु है सबको अच्छा से याद करना है कि कौन सा धातु में कौन सा अयस्क जो है किस धातु का है। समझ में आया। देखो किस कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या क्या होता है, 2n² फार्मूला है, इसको अच्छा याद रखना कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए का फार्मूला क्या होता है 2n²। क्या होता है 2n²। कौन सा उपधातु है, तो देखो गधा जितना भी उपधातु है सातों याद करना जरूरी है। अभी नहीं किसी को हमको जर्मेनियम याद रखेंगे, सातों याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का। सोडियम का गलनांक क्या होता है, सबसे कम। देखो सोडियम को केरोसिन में लगाया जाता है, चाकू से भी काटा जा सकता है, इसका गलनांक भी क्या होता है, सबसे कम। इनमें से कौन सा अधातु है, आप बताओ कौन सा अधातु है। कार्बन क्या अधातु है, कौन सा धातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। हम देखो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन सा गैस उत्सर्जित होगा जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा। धातु जल से तथा अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। दिखा दिया हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो देखो ऑप्शन में Mg दिया हुआ है। कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब देखो यहाँ पे तुमको सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्या, पोटेशियम। यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम, ठीक। तो पोटेशियम के बाद Mg नहीं है, ठीक। तो
पोटेशियम के बाद यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम आ जाएगा। पोटेशियम के बाद क्या आ जाएगा? कैल्शियम, लेकिन Mg नहीं होगा। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है, याद रखना। अब देखो, निम्न विद्युत अपघटन परिसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। अशुद्ध धातु को एनोड पर। विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है? अब तुम बताओ किसका पतली परत चढ़ाएंगे? याद है, मतलब जस्तीकरण, जिसको गैल्वेनिकरण कहा जाता है इंग्लिश में। तो जस्तीकरण, कोई भी धातु को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जस्तीकरण। याद है, लेप लगाते हैं उसका ऊपर में, फिर ग्रीसिंग, ऑयलिंग, या फिर जस्तीकरण या एनोडीकरण, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो याद रखना। तब लोहा के इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा धातु का लेप लगाया जाता है? जिंक का। किसका लेप लगाया जाता है? जिंक का। देखो नेक्स्ट 34 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क था? इसको अच्छा से तुम लोग जो है याद रखना है, ये सब चीज़ समझ में आया बात? एल्यूमिनियम, जितना भी अयस्क है और धातु है जो लिखा है उसको अच्छा से याद रखना। अब बताओ पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? 19। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? बताओ, तुम लोग को पता है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? बोलने का बिल्कुल जोर नहीं पड़ना चाहिए। सोडियम का संयोजकता कितना है? देखो, सोडियम का संयोजकता 1 है। सोडियम का संयोजकता किस तरह से निकाला जाता है हम तुमको अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो सोडियम का संयोजकता कितना है? 1 है। ठीक, देखो थोड़ा सा याद करते, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा, क्योंकि 12 होता है ना, और 10 से 11, तो लास्ट में वो अंतिम कक्षा में कितना? 1 होता है। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान कर देगा, दे देगा। इसलिए सोडियम का संयोजकता कितना है? 1 है। बाकी बात तुम लोग याद रखना, और या फिर निकालने के लिए आना चाहिए। देखो, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? क्रियाशील श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? ऑप्शन के हिसाब से तुमको Na याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से Na है, ठीक, मतलब सोडियम। इससे अधिक क्रियाशील कौन है? इससे अधिक क्रियाशील, सोडियम से अधिक क्रियाशील कैल्शियम भी है और पोटेशियम भी है और बेरियम भी है। लेकिन वो क्रियाशील श्रेणी जो है बुक में भी है, तुम लोग याद कर सकता है, या फिर हम जो लिखा है उसको भी याद कर सकता है। देखो, पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P3। साधारण ताप पे फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P3। देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? टीन का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? टीन का। ठीक, कहाँ गया जी? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? टीन का। देखो, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? देखो, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो है चांदी है। इसका भी ऑप्शन गड़बड़ है। इसका भी ऑप्शन क्या? गड़बड़ है। ठीक, तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? चांदी है, तो याद रखना। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? चांदी है, तो याद रखिएगा। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? चांदी है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? चांदी, याद रखना। ठीक, ये ऑप्शन गड़बड़ है। इसका ऑप्शन क्या है? गड़बड़ है। अब देखो, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है? तो वायुमंडल में CO2 कितना? 0.03%। याद है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बना यौगिक को क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, त्याग देगा मतलब ले लो भाई, तो वहाँ पे आयन बनता है। क्या बनता है? आयन। ठीक, तो उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजन। संयोजन क्या बोलते हैं उसको? वैद्युत संयोजन। सहसंयोजक बंधन कब? जब इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये भी ऑप्शन क्या है? बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजी। ठीक, सहसंयोजन कब इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? यहाँ पे साझा करने का बात नहीं हो रहा है ना, स्थानांतरण मतलब पूरे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट, सिलिका क्या है?
सिलिका क्या है? तो सिलिका एक अधातु है। सिलिका क्या है? अधातु है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पे जलवाष्प प्राप्त करने पे क्या होगा? Fe3O4, Fe3 और O4। देखो लाल तप, देखो जब लोहा को गर्म करने पर लाल हो जाएगा ना, जब उसमें पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? तो Fe3O4 क्या बनेगा? Fe3O4। तो याद रखना है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया था। शुद्ध सोने कितना कैरेट का होता है? 24। तुम लोग बना 24 कैरेट का सोना, लेकिन यूज नहीं किया जाता। क्यों? बहुत लचीला होता है। तो नहीं याद यूज किया जाता है वो, कि वो क्या होता है? बहुत लचीला होता है। नेक्स्ट देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कर क्या बनता है? तो उस समय बनता है मेरा ये, ठीक, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक, तो इसको याद कर लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, क्योंकि पता है तुम लोग याद करेगा इसको भूल ही जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको एक दो बार पढ़ लेना, याद रहे तो अच्छा बात है, नहीं रहा तो वो भी अच्छा बात है। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो इसको थोड़ा सा याद रखना, KCl। क्या? KCl। क्यों? देखो आयनिक यौगिक धातु और अधातु में आयनिक यौगिक बनता। धातु अधातु में क्या आयनिक यौगिक, जिसमें से क्या है तुम्हारा? धातु है। Cl क्या है? धातु है। तो इसलिए याद रखना। तो ये क्या? आयनिक यौगिक। केरोसिन में डुबाकर रखा जाने वाला धातु बताना जरूरी है। तो याद ही होगा, केरोसिन में डुबा किसको रखेंगे हम लोग? सोडियम को। देखो नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? देखो जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक, जब कोई मतलब बोला एक ऐसा धातु है जिसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? वो उच्च गलनांक, मतलब जल्दी गलेगा नहीं। तो यह यौगिक जल में भी घुल जाता है। मतलब तुमको बोल रहा है, मतलब कहावत के जैसा, मुहावरा के जैसा, कि बताओ कौन धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधिक गलनांक वाला बन जाता है, यह जल में भी घुल जाता है। बोलो कौन तत्व है? अंतर वो खेलता है ना पहली, तो बताओ कौन सा तत्व है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। शीशा और टीन मिश्र धातु है किसका? कन्वेटर। नहीं, ऑप्शन गलत है। शीशा और टीन किसका मिश्र धातु है? सोल्डर का। शीशा और टीन किसका? शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। ठीक, देखो निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखो लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं। याद रखना, सोडियम को भी काट सकते हैं और लिथियम को भी काट सकते हैं। किससे? चाकू से। चाकू से किसको काट सकते हैं? सोडियम और लिथियम को। नेक्स्ट, लोहे में जंग से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? जब लोहे को जंग से बचाते हैं तो उसमें क्या जिंक का पेंट करते हैं? जिंक का पेंट करते हैं, उसको जस्तीकरण भी कहते हैं या फिर गैल्वेनीकरण भी। जस्तीकरण भी कह सकते हैं या फिर गैल्वेनीकरण इंग्लिश में नाम है, ठीक है, हिंदी में जस्तीकरण। अब एक मिनट देखते हैं। देखो 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा वीडियो और बनेगा इसमें से, जिसमें से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितना है? 78 है, 74। अगर इसको बनाएंगे आधा घंटा से ज़्यादा बन जाएगा, तो 55 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक इसको अच्छा से वीडियो को देखना, समझना और इसको बार बार बुक से याद करना। ठीक, दूसरा वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे इसमें। तो ठीक है, तब तक याद करते रहो।